हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो ये लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट किया था क्लास 7th की सोशल साइंसेस की बुक का, ज्योग्राफी हमारी चल रही है। तो इसमें हमने ये सब पढ़ लिया था। वेदर देख लिया था, इसके एलिमेंट्स देख लिए थे, वेदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। एलिमेंट्स देख लेते हैं हमने, वेदर के टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। अब हम इनको मेजर कैसे करते हैं ये देखेंगे। ऑब्जर्विंग नेचर्स क्लू, नेचर के क्लू जो होते हैं उनसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वेदर है वो कैसा होने वाला है, ये सब हम देखेंगे। हम आगे थे इंस्ट्रूमेंट्स पे कि जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो हैं, इनके जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा था। टेम्परेचर का हमने देख लिया था, राइट। टेम्परेचर हमारा हो गया था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने देखा था। प्रेसिपिटेशन भी हमारा हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, समटाइम्स जैसे हम फील करते हैं कि हैवी हैवी सा फील हो रहा है हमें, है ना। एकदम से मौसम जो चेंज होता है, थंडर स्टॉर्म मेनली, अगर स्टॉर्म आने वाला है या थंडर स्टॉर्म बिजली के साथ जो तूफान आता है वो आने वाला होता है, तो हमें हैवी हैवी सा थोड़ा फील होता है। ठीक है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये प्रेशर जो है वेट ऑफ एयर जो हमारे ऊपर है उसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट एंड लोअर एज वी गो अप इनटू द माउंटेन्स। तो सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे होता है, सी के लेवल पे। ठीक है, सी कोस्ट पे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ये देखें ऐसे होएगा। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है। तो हमारे ऊपर ये क्या है, ये ज़मीन से लेके, और हमने पढ़ा था कहाँ तक, 18 किलोमीटर्स तक क्या है आपका एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। यहाँ से 6 किलोमीटर से लगा लो, 6 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर हमने पढ़ा था। क्या है ये, एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, फर्स्ट लेयर है ग्राउंड सरफेस से लेके। क्या नाम था इसका, इसका नाम था ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर नाम की ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसमें क्या भरी हुई है, हवा है। ये लेयर किस चीज़ की है, ये हवा की लेयर है। ठीक है, और एयर हम किसको बोलते हैं, एयर क्या है हमारा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें से एक हमारा ऑक्सीजन भी है, राइट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे हैं, सी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे अगर हम हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ दिस एयर है वो बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हवा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो आपका हाई होगा, बहुत ज़्यादा होएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चले जाते हैं माउंटेन्स पे, तो माउंटेन्स पे आपका लेवल इतना हो गया, इतने ऊपर आप चले गए हो माउंटेन्स पे, तो जो ये एयर है, ये इतना इतना ज़्यादा एयर जो है ये आपके नीचे रह गया। तो ये क्या करेगी, ये आप पे जो है प्रेशर नहीं बना पाएगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना। तो ये जो एयर है ये आप पे जो है प्रेशर नहीं बना पाएगी। जिस एयर का आप पे प्रेशर होगा वो कितनी बच गई, वो सिर्फ इतनी बच गई। ठीक है, एक तो इस हवा की अमाउंट जो है वो कम हो गई, सिर्फ इतना ही एक कॉलम ऑफ एयर जो है आप पे प्रेशर बनाएगा। ठीक है, रीज़न ये होता है कि अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फील होता है, लेकिन अगर आप सी लेवल पे हो, ग्राउंड पे हो, तो आपको जो है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो वो ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही बन जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है, तो सी लेवल पे होता है। ठीक है, माउंटेन्स पे आपका जो है कम हो जाता है। अब दूसरा कंसेप्ट ये क्या बोल रहे हैं कि when you climb a mountain the air gets thinner than in the plain below। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे तो ज़्यादा हवा होती है, यहाँ पे आपकी कम हो जाती है। ठीक है, as a result the air pressure is lower and there is less oxygen available for your lung to take in। तो हमने देखा एयर क्या है,
एयर है आपकी मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें से ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे इतनी सारी एयर है तो इसमें ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो भी ज़्यादा होएगा, है ना, इतनी सारी एयर हमें मिल रही है। लेकिन अगर हम पहाड़ों पे चले जाते हैं तो सिर्फ इतनी एयर हमें मिलती है और इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट भी आपकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी जो है वो फील होती है, लेस ऑक्सीजन होती है, लेस ऑक्सीजन इनटू योर ब्लड, हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है ना ये। योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू कीप यू मूविंग। और अगर आपको कम ऑक्सीजन मिलती है तो उस कम ऑक्सीजन की वजह से जो है आपकी बॉडी भी ढंग से काम नहीं कर पाती है और आपको जो है हाँफने लग जाते हो ना, हैवी ब्रीदिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि आप ब्रेथलेस, डिजी और टायर्ड फील करते हो। ट्रैकिंग वगैरह पे जब आप लोग जाते हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ फील करते होंगे, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा, दिस डज नॉट मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन्स, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो प्लेन्स होते हैं या आपका सी लेवल जो होता है वहाँ पे भी जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है ऑल ऑफ सडन, ठीक है। और जब ये फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, है ना। माउंटेन्स पे तो आपका एनी टाइम लो रहता ही है, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्लेन्स और सी लेवल जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे भी कभी कभी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। और ये डिप्रेशन क्या है, लो प्रेशर सिस्टम है ना, लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, वो क्या होता है, डिप्रेशन होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलप होते हैं स्टॉर्म और इवन अ साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ आता है आपका, समंदर में, है ना, सी में, वाटर बॉडीज में आपका आता है, वाटर बॉडीज के अंदर आपका आता है साइक्लोन, ठीक है। तूफान आपका पृथ्वी पे भी आता है, सरफेस लेवल पे आता है, लैंड मासेस पे आता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कई बार क्या होता है, ये फिनोमेना वैसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि हीटअप अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है, ज़मीन गर्मी जिस दिन ज़्यादा हो जाती है उस दिन क्या होता है कि हवा जो है वो लाइट हो जाती है, ठीक है, उसका वेट जो है कम हो जाता है। जो भी चीज़ हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, वो हल्की हो जाती है, ठीक है, लाइट वेट वो हो जाएगी और वो जो भी चीज़ लाइट वेट हो जाती है फिर वो ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो हवा यहाँ पे हीटअप हुई, वो ऊपर चली गई, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका वैक्यूम आ गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। और इस डिप्रेशन को भरने के लिए क्या होता है कि आसपास का जो भी लैंड मास है या वाटर बॉडीज में अगर आप देखोगे यहाँ की हवा क्या है, कूल है, ठीक है, यहाँ की हवा क्या है, कूल है। तो ये क्या करेगी, ये वाली हवा भाग के इसकी जगह लेने के लिए आएगी। आप ऐसे देखो, आप हो एक बस के डब्बे में खचाखच भरे हुए, बस का डब्बा क्या होता है, ट्रेन का डब्बा लगा लो या फिर बस लगा लो, ठीक है। यहाँ पे खचाखच आपकी भरी हुई है, ये एक ट्रेन का डब्बा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, लेकिन क्या हुआ, एक स्टेशन आया, नेक्स्ट स्टेशन आया और वहाँ पे उस स्टेशन पे जाके खिड़की खुली और ये लोग यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो खचाखच भरे हुए लोग थे वो भाग के यहाँ पे जाएंगे, है ना, कि हमें सीट मिल जाए, यहाँ पे हमें सीट मिल जाए। यही भागा दौड़ी जो है यहाँ पे होती है, ओके। जैसे यहाँ पे जगह खाली होती है, पहले तो यहाँ पे हवा थी, वो गर्म हुई ऊपर चली गई, अब यहाँ पे होगी वैक्यूम, यहाँ पे जगह ही नहीं है, मतलब यहाँ पे खाली जगह होगी। अब यहाँ पे जो एयर थी वो बहुत हैवी थी, है ना, ये ऐसे खचाखच भरी हुई थी, अब ये क्या करेगी, ये भाग के यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये जिस स्पीड से आती है ना, वो स्पीड, हवा तो हमेशा ही होती है हमारे आसपास, है ना, हवा चल रही है। विंड हम कब बोलते हैं, विंड कब बोलते हैं, जब एयर मूव कर रही होती है, एयर जब मूव कर रही होती है, ठीक है। तो विंड है, जब वो विंड की स्पीड जो है आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको हम बोल देते हैं स्टॉर्म, ठीक है, या फिर वाटर बॉडीज में आता है साइक्लोन, ओके। चलो,
और ये जो एयर प्रेशर जो होता है ना, इसको हम मेजर किससे करते हैं, बैरोमीटर से। एयर प्रेशर मान लो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो आपका होता है बैरोमीटर, ठीक है। अब बैरोमीटर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर होते हैं, ठीक है। और जो यूनिट जो होती है, यूनिट जिसमें हम इसको माप के लिखते हैं, जैसे हमारा वेट को हम मापते हैं, किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं ना। कैसे पता लगेगा हम कितने, चीनी लेने जाते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि भैया 250 ग्राम दे दो, है ना। आपकी हाइट मीटर या सेंटीमीटर में या इंच में मापी जाती है। ऐसे ही जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम मिली बार में मापते हैं, ठीक है। और किस से मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। और इसकी जो यूनिट है, मिली बार हम पूरा नहीं लिखते, किलोग्राम हम हमेशा पूरा नहीं लिखते ना, केजी लिख देते हैं। तो ऐसे ही हम इसको क्या लिख देते हैं, एमबी लिख देते हैं, ठीक है। अब जनरल सा तो हमें पता ही होगा, कभी ज़्यादा कभी कम वो तो चलता रहता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, है ना। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखते हैं, यूजुअली जो है सी कोस्ट पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1013 MB एनी नॉर्मल डे, इतना आपका होता है। 1013 MB आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी कोस्ट पे, ठीक है। और अगर ये प्रेशर 1000 MB से कम हो जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं। डिप्रेशन मतलब कि वहाँ पे अभी कंडीशन जो है वो पैदा हो गई हैं कि वहाँ पे साइक्लोन या फिर स्टॉर्म जो है वो आपका आ सकता है, ठीक है। चलो, और ये आपका खारदुंगला जो है लद्दाख के अंदर है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी हाइट है। ये हाइट आप किससे मापते हैं, सी लेवल से मापते हैं आप हाइट, ठीक है। सी लेवल आपको रेलवे स्टेशन पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाता होगा, ठीक है। तो मीटर्स में कितनी है, 5600 मीटर अबव सी लेवल है ये खारदुंगला, ठीक है। तो यहाँ का ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ऊपर है ना, ये कोल्लम जो है ये ग्राउंड लेवल से इतना है। तो खारदुंगला मान लो आप यहाँ पे है तो सिर्फ इतना ही एयर कॉलम इसको मिलता है, और इसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अगर मान के चलते हैं तो वो कितना होता है, 650 मिली बार। नॉर्मल कितना होता है, सी लेवल पे इतना होता है, ठीक है। तो इसका हाफ लगा लो आप, है ना, हाफ हो गया इसका खारदुंगला लद्दाख में। अब हमारा फोर्थ एलिमेंट क्या आ गया, विंड आ गया। विंड को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। विंड क्या है, विंड है आपकी मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है हमेशा, लो प्रेशर। प्लीज़ मेरी जो राइटिंग है उसको आप माफ़ करें। लो प्रेशर जो है उसकी तरफ ज़्यादा से जो कम की तरफ जो है ये बहता है। ऐसा पानी भी ऐसा ही होता है ना, वाटर फ्लो भी ऐसा ही होता है, विंड भी ऐसा ही होता है ना, कि ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एयर ऑफ मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या बोल देते हैं, मूविंग एयर को हम क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं, ठीक है। अब स्पीड एंड डायरेक्शंस आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अब विंड का हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हवा भरी हुई है, हम क्या देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में ये इसने मूव किया है। एक तो होगी डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हम देखेंगे इसकी, वेक्टर बोलते हैं ना अपना फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन जिसकी होती है, ठीक है, एक तो हम देखेंगे डायरेक्शन उसकी, एक हम देखेंगे इस डायरेक्शन में अगर ये बह रही है तो किस स्पीड से बह रही है ना। अगर ये इस तरफ मूव कर रही है तो इसकी स्पीड क्या है मूव करने की। तो ये दो फैक्टर होते हैं जो हम एयर के जो है मेजर करते हैं। अब हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कौन कौन से होते हैं जिनसे हम मेजर करते हैं। ये हैं कुछ, ये आपने देखे होंगे अपने आसपास, मोस्टली गांव में, खेतों में ये सब होते हैं। ये आपको उड़ते हुए मिल जाएंगे, पता नहीं क्या बोलते थे इनको, याद भी नहीं है, चंदा मामा या कुछ तो इनको बोलते थे हमें ना, बहुत पकड़ने की भी कोशिश करते हैं इनको हम, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इनका।
तो ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं, आपने ये सब बहुत मतलब हवा में उड़ते हुए देखे होंगे, तो आप बताएं कि व्हाट वुड हैपन टू द सीड्स इफ देयर वाज नो विंड। अगर विंड होती ही नहीं, विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर, अगर हवा चलती ही नहीं तो इन सीड्स का क्या होता, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। पोलिनेशन नाम की एक चीज़ होती है, पोलिनेशन पढ़ेंगे, ये वाला कंसेप्ट अपन, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको क्लू दिया है, तो इससे आप मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे। तो विंड जो हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर है, ऑफ कोर्स इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हमारे पायलट्स जो होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विंड डाटा, है ना। उनको अवेयर रहना पड़ता है इस विंड डाटा के बारे में, क्योंकि फ्लाइंग और सेलिंग पे बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, इन दो फैक्टर्स का। फार्मर्स को भी जो है विंड की ज़रूरत होती है, वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आज बारिश होगी नहीं होएगी, है ना। जैसे दादी होरी के पास आप बैठोगे ना, तो वो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, डायरेक्शन जो है वो देख के, पूर्वा पछवा ऐसे करके वो कुछ बोलते हैं, और उनको पता होता है कि अच्छा इस डायरेक्शन से अगर हवा आ रही है तो आज बारिश आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी साइड की पूर्वा पछवा इज ईस्टर्न वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द एयर, है ना। तो वो ऐसे बहुत लोकल लैंग्वेज में बता देते हैं आपको कि नहीं नहीं, ये इस साइड से हवा आ रही है तो आज तो बारिश नहीं आएगी, इस साइड से आ रही है तो आज बारिश आएगी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, फार्मर्स भी इससे जो है प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ओके। और अगर हवा तेज़ चल रही है तो वो आपकी जो है सोइल भी आपकी ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी। कपड़े भी सुखाते हो आप हवा में, है ना, सुखाने के लिए, मतलब जल्दी सूख जाएं उस वजह से। चलो, तो अब है कि हम जो है कैसे मेज़र करते हैं डायरेक्शन और स्पीड हवा की। तो विंड वेन करके हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। विंड वेन या वेदर वेन भी हम इसको बोल देते हैं। तो एज ए रोटेटिंग आर्म विद द पॉइंटर एट वन पॉइंट एंड टेल एट अनदर। इससे हमें अब क्या पता चलेगा, विंड वेन से, विंड वेन से हमें डायरेक्शन पता लगेगी, है ना। क्या पता लगेगी, डायरेक्शन। व्हेन द विंड ब्लोज द टेल इज पुश्ड एंड द पॉइंटर टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो हमें क्या पता लगेगी, डायरेक्शन पता लग जाएगी, ठीक है। और ये रिस्पॉन्ड करता है इवन टू ए लाइट ब्रीज, मतलब बहुत हल्की हवा चल रही है तो भी ये जो है हमें मूव करता है और हमें पता लग जाती है, ठीक है। ये है, ये क्या है, ये आपका विंड वेन है, वेदर वेन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये इसकी टेल है। तो ये क्या बलून सा ही है कुछ तो, है ना, इसमें हवा भरती है और ये बता देता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ओके। इसके बाद ये आपका है एनियोमीटर। एनियोमीटर अब क्या करता है, दिस विंड वेन ऑन द टार्मक इज, इसको हम विंड शॉक भी बोल देते हैं, ठीक है, विंड शॉक। चलो, उसके बाद हमें डायरेक्शन तो हमें पता लग गई, अब हमें पता करनी है स्पीड, ठीक है। स्पीड हमें किससे पता लगती है, स्पीड हमें इससे पता लगती है, ठीक है। ये रोटेट होते हैं, ठीक है, इनके रोटेशन की जो स्पीड होती है वो हमें स्पीड ऑफ क्या बताते हैं, स्पीड ऑफ विंड भी हमें बताते हैं, ठीक है। द स्ट्रोंगर द विंड द फास्टर द रोटेशन। जितनी ज़्यादा हवा जो है तेज़ी से बहेगी उतनी ज़्यादा फास्टर स्पीड जो है इसकी रोटेशन की हो जाएगी। और एक मीटर अटैच होता है बॉटम में, तो वो जो है एक पीरियड ऑफ टाइम एंड कैलकुलेट द विंड स्पीड इन किलोमीटर्स। तो ये ऐसे आवर, एक घंटे में जो है कितने किलोमीटर जो है हवा चल रही है, ठीक है, वो उस मीटर में जो आपका आ जाता है। तो एनियोमीटर से हम क्या देखते हैं, स्पीड देखते हैं, और डायरेक्शन के लिए हम विंड वेन या विंड शॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया फिफ्थ एलिमेंट, ये क्या है, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ वेदर। अब हम ह्यूमिडिटी देखते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है वाटर वेपर जो होते हैं ना आपके एयर के अंदर, वाटर वेपर्स, कितनी क्वांटिटी है, नमी, हिंदी में शायद इसको नमी बोलते हैं, ठीक है। नमी, नमी मतलब हवा में पानी का होना। ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट। तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं हम, तो ये लास्ट वन है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर्स हवा में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। अब जो ह्यूमिडिटी है, ये जो एलिमेंट है, इसको बाकी के जो एलिमेंट्स है वो भी आपके जो हैं वो
इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है, बाकी के एलिमेंट्स पे डिपेंड होता है ह्यूमिडिटी का एयर में होना। तो when water evaporates it causes a cooling effect। आपने कब देखा होगा, ये गर्मियों में देखा होगा। अगर आपको पसीना आ रखा और आप हवा के सामने चले जाओ तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है ना। चलो, we can answer this question more precisely by learning how to measure humidity। तो ये अगर ये वाले क्वेश्चंस को बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी नीड टू रिमेंबर अवर साइंस, ठीक है। ये आपकी साइंस की बुक है, साइंस में जो है ये आपको समझाया गया होगा हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में साइंस की बुक में जो वो बताया गया है। जब मैं साइंस की बुक कराऊंगी तो आप देखेंगे उसमें हम, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई हवा नहीं होती एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर्स विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशंस इज रेटेड एट 0%। तो एयर जो होते हैं ना, ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें 0% पानी है, 0% वाटर वेपर है। मोर और लेस उसमें पानी होता ही होता है, हवा में पानी का कंटेंट होगा ही होगा। इसीलिए हम रिलेटिवली देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो भैया 10% है और यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 90% है। तो रिलेटिव मतलब ये इससे रिलेट करके देखेंगे, इससे रिलेट करके देखेंगे, तो एक दूसरे से रिलेट करके देखते हैं हम, ठीक है। जीरो कभी भी नहीं होता, इसीलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ओके। While air saturated with water vapor will have a humidity of 100%। एक सैचुरेशन पीरियड आता है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि भैया अब हो गया फुल। जैसे आप भर भर के खाना खा लेते हो ना, शादियों में या कहीं पे भी जाते हो, शादियों में या किसी भी फंक्शन में आप जाते हो तो वहाँ पे आप भर भर के खाना खा लेते हो। अब आपका भाई बहन या फिर आपका कोई दोस्त है और कुछ आइसक्रीम ले आया या हलवा ले आया गाजर का, तो आपको क्या बोलोगे कि भैया अब तो मेरा पेट हो गया फुल, अब मैं नहीं खा सकता हूँ। तो ये कंडीशन जब हवा के साथ आ जाते हैं ना, हवा जो है, एयर जो है, जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है ना, तो वो बोलते कि भैया इससे ज़्यादा पानी तो मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सैचुरेशन। ये जो एक स्टेट ऑफ एयर होती है कि जिसमें मैक्सिमम है, 100% है, इसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकता। तो ये क्या बोलती है, ये सैचुरेशन पीरियड आ गया, ठीक है। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज़ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज। अब ड्राई वेदर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे 20%, 40%, और जहाँ पे ह्यूमिड 20-40, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। कौन से डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट, हॉट डेजर्ट जो होते हैं। हॉट और कोल्ड डेजर्ट देखे थे ना हमने। कोल्ड कौन सा था हमारा, लद्दाख वाला था, ड्राई था, है ना, थार डेजर्ट अगर जैसे आपका है, ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ ड्राई होगा, जहाँ पे पानी की कमी होगी हवा में, तो वहाँ पे 24-40 देखने को मिल जाएगा। ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड कहाँ होगा, जहाँ पे आपकी आसपास वाटर बॉडी होएगी, ठीक है, जहाँ पे वाटर बॉडी होएगी वहाँ पे कितना देखने को मिल जाएगा आपको, 60 से 80, ठीक है। अब जो ये सैचुरेशन पीरियड है ना, ये आपका रेंज से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है ना। क्या है कि आप 1 किलो उठा सकते हो, 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो। जब आपका सैचुरेशन पीरियड आ जाएगा कि भैया इससे ज़्यादा तो है ना, बहुत सारी चीज़ें, आप 2 ही हाथ हैं आपके, इनमें आपने बहुत सारे थैले भर लिए यहाँ पे, है ना। तो एक टाइम क्या होएगा, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे और आप बोलोगे ये पकड़ो, इनको आप पटक दोगे, है ना, हमसे ना पकड़े जा रहे इतने थैले। तो क्या होता है, हवा भी ऐसे ही करती है। क्या करती है, जब उसका 100% जो है ह्यूमिडिटी उसके अंदर होती है, तो वो उस पानी को पटक देती है वापस कहाँ पे, ज़मीन पे, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये आगे जाके ये फिनोमेना हम पढ़ेंगे, वेदर फिनोमेना। तो ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो इन्होंने 2 जगहों के नाम लिए हैं। दिल्ली का हमारा यूजुअली कितना होता है, 52%, क्योंकि वाटर बॉडी से काफ़ी दूर है। 84% कहाँ का, कोच्चि का। कोच्चि कहाँ पे है, केरला में, यहाँ पे है कोच्चि। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है ना, यहाँ पे आपकी कोच्चि है।
तो अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन हो गया। तो वाटर बॉडीज इसके क्या है, पास पास हैं, तो यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, चलो अब जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे आप ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर करते हो। अब जो हाइग्रोमीटर हैं वो भी सेवरल टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हाइड्रोमीटर होते हैं। तो हम वैसे ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते क्यों हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग करते हैं। अगर आपकी ह्यूमिडिटी रह गई तो वहाँ पे आपका खाना जो है, खाना मतलब जो पैक्ड फूड जो आपका होता है, पैक्ड फूड जो होता है उसको बिल्कुल ड्राई करके देते हैं वो, है ना, क्योंकि फिर वहाँ पे फंगल ग्रोथ या माइक्रोब्स आप लगा के चलो, ओवरऑल माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस जो हैं वो आपके जो हैं ग्रो कर जाएंगे, है ना, ह्यूमिडिटी की वजह से। जल ही जीवन है, जहाँ पे आपको जल मिला वहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे और उससे क्या होएगा, आपका जो है खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हम इसलिए भी मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर हमारा ऐसे भी यूज होता है, ठीक है। चलो अब वेदर स्टेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेदर स्टेशंस क्या होते हैं, वेदर स्टेशंस हमें बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो चाहिए होते हैं मेज़र करने के लिए, वेदर एट पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। वेदर स्टेशंस ब्रिंग्स ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट टुगेदर। अब वेदर स्टेशन से हमने समझ जाना चाहिए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने देखे हैं वो सब एक जगह पे इकट्ठे, जैसे लैब बोल देते हैं हम, लैब है ना, यहाँ पे आपको सारे टाइप के, अगर आपकी केमिस्ट्री लैब है तो हर टाइप के केमिकल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। बायो लैब होती है तो बायो लैब में आपको उस टाइप की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेसिमेन वगैरह आप देखते हैं कॉलेज में, है ना, तो ये सारी चीज़ें, डाइसेक्शन वगैरह के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे होंगे, राइट। तो ऐसे ही वेदर स्टेशन पे क्या होता है कि आपको हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो वहीं पे इकट्ठे करके दे देते हैं। टेम्परेचर मापना है, टेम्परेचर माप लो, ह्यूमिडिटी मापनी है, ह्यूमिडिटी माप लो, विंड को अगर मापना है, उसकी डायरेक्शन देखनी है तो उसके लिए भी, प्रेसिपिटेशन के लिए भी आपके रेन गोज वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे जो हैं ये रख दिए जाते हैं, एक लैब के तौर पे आप मान के चलो इसको, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेदर स्टेशन बोल देते हैं। किस लिए करते हैं हम ये, मेकिंग इट ईजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर, क्योंकि वेदर तो इन सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है ना, ये सारी चीज़ें ही हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर है, राइट। तो इन सब चीज़ों को मापने की ज़रूरत होती है हमें, तो हम प्रिडिक्ट कर पाएँ वेदर को, माप पाएँ अच्छे से, इसलिए ये सारी चीज़ें एक जगह पे रख दी जाती है, ठीक है। और ये मेजरमेंट्स जो हैं हम रेगुलर इंटरवल्स पे हम लेते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको रख के भूल गए, टाइमिंग होती है कि हर 1 घंटे में देख लिया, 5 घंटे में देख लिया, 10 घंटे में देख लिया, ठीक है। ये रेगुलर मॉनिटरिंग इनकी चलती रहती है, ये सारे एक्टिव रहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। और फिर हम क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। न्यूज़ में आप देखते हो ना, न्यूज़ में, और आजकल तो फ़ोन पे मैसेज भी आता है आपके कि अगले 3 से 4 घंटे में आएगी तेज़ बारिश, आशंका बोलते हैं शायद, है ना। तो वो सब आपको बता दिया जाता है पहले, तो वो क्या है, वेदर स्टेशंस का ही कमाल है, ओके। मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो बैठ के मापते रहते हैं। अब एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या होता है, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑटोमेटेड का मतलब ये हो गया, है ना। स्टेशंस पे क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, है ना, और वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मेजर कर रहे होंगे अलग अलग। इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें एक बार फंक्शन भर दिया ये चलता रहेगा। मेनली हम इनको कहाँ यूज़ करेंगे, देखो जहाँ पे हार्श कंडीशंस नहीं हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स आराम से रह सकते हैं, तो वहाँ पे तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, वेदर स्टेशन। लेकिन ऑटोमेटेड वाला कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हार्श कंडीशन हो, जहाँ पे भैया ह्यूमंस का रहना बहुत ज़्यादा मतलब इतना ईजी ना हो, ठीक है। ऑटोमेटिक हमने बना दिया, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए वेदर के डाटा को, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड है, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब को मापने के लिए इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इस डाटा को, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, एविएशन में यूज़ करते हैं, नेविगेशन में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, इन सब चीज़ों को
मेज़र करने के लिए या फिर इन सब फील्ड में हम जो है यूज़ करते हैं। जो भी डाटा हम वेदर के लिए जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो सब डाटा हमारा इन सब फील्ड्स में जो है यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में भी क्रॉप ग्रो करने के लिए कितनी ठंड होने वाली है, बारिश आएगी या नहीं आएगी। एविएशन में, एविएशन आपके जहाज उड़ रहे होते हैं, है ना, और नेविगेशन, तो इसमें भी आपको स्पीड, फ्रिक्शन कितनी मिलने वाली है, हवा तेज चल रही है क्या, है ना, तूफान आएगा तो नहीं, तो ये सब चीज़ें हम मतलब देख के चलते हैं ना। हवाई जहाज आपकी फ्लाइट से डिले कर दी जाते हैं अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो। नेविगेशन, अगर आप शिप लगा लो, शिप में अगर हो तो डायरेक्शन भूल सकते हैं ना वो, तो या फिर हवा अगर तेज़ आ रही है तो वो उस तरीके से काम नहीं करेगा, है ना, उनका शिप जो होगा पानी में, लहरें अगर अलग टाइप से हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब यूजुअली इसलिए हम यूज़ करते हैं इनको, है ना, ताकि हम अच्छे से टाइमिंग और अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ बेटर हो पाए उस तरीके से हम इसको करेंगे मिनिमम रिस्क के साथ। तो आपका 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने क्या किया था, ग्लेशियल लेक ऑफ सिक्किम, सिक्किम की ग्लेशियल लेक में एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो है वो जो है एस्टेब्लिश किया था। और ये कितनी ऊंचाई पे है, 4800 मीटर की ऊंचाई पे ये सिक्किम, है ना, यहाँ ना आपका सिक्किम, ये आपका भारत है, यहाँ पे ये नेपाल, तो यहाँ पे ये ऊंचाई, यहाँ पे पहाड़ हैं बहुत सारे, है ना, तो इन पहाड़ों पे जो है ग्लेशियल लेक के अंदर जो है आपका ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो इन्होंने ये यहाँ पे प्रोवाइड कराया, ये इंफॉर्मेशन वगैरह आपको देता है, ये एस्टेब्लिश किया इन्होंने, ठीक है। तो ये इतने हाई एल्टीट्यूड पे लोगों का हमेशा यहाँ पे रहना तो पॉसिबल है नहीं, राइट, तो इन्होंने ऑटोमेटेड कर दिया इसको कि इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, ये अपने आप जो है मॉनिटर करता रहेगा सारी चीज़ों को। प्रेडिक्टिंग द वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया एक ही दिन का हमें देखना है या 4 दिन का देखना है या 1 हफ्ते का हमें देखना है ना, वीक, ईयर्स, तो हम ये क्या करते हैं, ये जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट हम डेली बेसिस पे आवर्स से लेके और सेंचुरीज तक, अब हम जो बोल रहे हैं कि भैया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है, ये होने वाला है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लग रही हैं, ये हम जो है रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे हम जो है बहुत लंबे समय से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये स्टडी जो है बहुत पीछे से चलती हुई आ रही है, ठीक है। मेट्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो कि ये डाटा जो है कलेक्ट करते हैं, ओके। चलो, सच प्रिडिक्शंस प्रिडिक्ट द वेदर, ये जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारा वेदर प्रिडिक्ट करते हैं। सच प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, एज क्लाइमेट चेंज मेक्स एक्सट्रीम वेदर। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम जैसे कि कहीं पे तो ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ चल रही है, बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, ये सब बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। पहले बहुत मतलब जैसे कि पहले 5 साल में या 10 साल में एक बार बाढ़ आ गई, अब क्या है हर साल भैया बाढ़ आ जा रही है ना, या हर 2 साल में इतनी भयंकर बाढ़ या सूखा में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। साइक्लोन्स इतने फ्रीक्वेंट हो गए हैं ना, जो साल में 2 साल में 3 साल में एक जो है आ रहा था, अब हर बार हम देखते हैं बहुत भयंकर वाले साइक्लोन हैं, 100-200 डेथ हमारी हो ही जा रही है ना। तो उन सब से बचने के लिए प्रिडिक्शन हमें जो है वो फ्यूचर, प्रिडिक्शन का मतलब ही क्या होता है कि नियर फ्यूचर की जो चीज़ें हैं उनको हम देख पाएँ कि कैसे होने वाला है, तो उस प्रिडिक्शन के लिए जो हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये आपका एक मैप है, इस मैप में आपको दिखाया गया है, ये देखिए, एक बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो ये जहाँ पे ये देखो, जहाँ पे ये बना हुआ है, ये थर्मामीटर बना हुआ, ये हीट वेव है ना, ये हीट वेव। अब जहाँ पे ये बने हुए हैं आपके बादल से आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये किसकी चीज़ के लिए है,
बिजली भी है इनके साथ, रुको देखते हैं ये किस चीज़ का साइन है। ये आपका थंडर एंड लाइटनिंग, क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग, जिसमें एक है ये थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। ये आपका बारिश, यहाँ पे भी थंडर एंड लाइटनिंग, यहाँ पे भी थंडर एंड लाइटनिंग। ये फिर आपका बारिश का बना हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी, यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है वो आपकी आएगी, ठीक है। ऐसे आप ऊपर भी देख ले, ये आपका थंडर एंड रेन, थंडर एंड रेन, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी, यहाँ पे आपका आएगी, ये थर्मामीटर बना हुआ है ये हीट वेव्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो हैं ये क्या है, ये मैप आपके, ये प्रिडिक्शंस हैं, प्रिडिक्शंस आपके ऐसे कर दी जाती हैं। ये अलग अलग स्टेट्स हैं तो इनको बता दिया जाता है कि क्या कुछ होने वाला है, राइट। अब ये देखिए ये कलर भी इनके अलग अलग भर रखे हैं ना, येलो है, रेड है, ऑरेंज है, तो इनका क्या मतलब है, और ग्रीन भी है। तो ग्रीन के लिए क्या है, नो वार्निंग, तो ऐसी तो कोई जगह बची ही नहीं हमारे यहाँ पे जिसको वार्निंग की ज़रूरत नहीं है ना। फिर वॉच, बी अपडेटेड, जहाँ पे येलो है उसका क्या है कि भैया तुम देखते रहो कहीं कुछ हो ना जाए, राइट। अलर्ट, कि भैया होने वाला है कुछ तो। बी प्रिपेयर्ड, जैसे बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है, ठीक है। भूकंप तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का एक पार्ट हो गया। वेदर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेनली या तो ड्रॉट के लिए या फिर हीट वेव के लिए या फिर फ्लड्स के लिए, है ना। तो ये सब, और ये रेड वाला तो है भैया टेक एक्शन, वार्निंग है। यहाँ पे आपके आए दिन बाढ़ आती, आए साल, आए दिन बोल रही हूँ मैं, आए साल यहाँ पे बाढ़ आती ही रहती है ना, केरला में, तमिलनाडु में, ये आपका आंध्रा का पोर्शन जो है, ठीक है। और ये राजस्थान, यहाँ पे ये क्या, किस चीज़ की वार्निंग है। अब आपको ये भी देखना है कि जगह के हिसाब से वार्निंग होएगी। यहाँ पे सूखे की वार्निंग तो होएगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी, तो यहाँ पे किस चीज़ की, फ्लड के लिए वार्निंग दे रहे हैं वो आपको, है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट है, राइट, राजस्थान में ये वाला पोर्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको वार्निंग मिलेगी वो किस चीज़ की मिलेगी, यहाँ की वार्निंग आपकी होगी हीट वेव की। आपका थर्मामीटर बना हुआ है, राइट। चलो, तो ये सब हमने देखा, ठीक है। एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हेल्प्स अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट्स, एनेबल लोकल गवर्नमेंट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर। तो हम प्रिडिक्शंस क्यों करते हैं, और उस प्रिडिक्शंस में भी ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी बोल दिया, आपके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस चाहिए होती हैं, मोर और लेस, लाइक 95% से ज़्यादा ठीक होनी चाहिए, एक्यूरेसी उसकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होएगा, हमें हेल्प मिलती है कि हम पहले से रेडी रहें, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज वहाँ पे मोबिलाइज कर सके। आपका जो है डिजास्टर अगर कहीं पे आने वाला है तो वहाँ पे जो है या तो आपको रिसोर्स, या फिर डिजास्टर के लिए रेडी होने के लिए क्या, अगर कहीं पे फ्लड आने वाली है तो लोगों को बोल दिया जाता है कि भैया ये वाला इतना जो जगह है ये आप खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। या फिर एक्शन टास्क फोर्स जो होते हैं, रेस्क्यू मिशंस जो आपके होते हैं, आपके जो हैं सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे डिपोर्ट कर दिए जाते हैं कि हेल्प करो लोगों की, है ना। एनजीओज वगैरह भी अपना एक रोल प्ले करते हैं उसमें। तो अगर आपको प्रेडिक्शंस पहले से मिल जाती हैं तो जान और माल का जो हानि होती है उसको कम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है, राइट। अब ये जो मैप आपने देखा था ऊपर, ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 19 मई 24 को जो है ये इशू किया था, ठीक है। चलो, अब इसमें हमने क्या पढ़ा, बिफोर वी मूव ऑन, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि भैया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब क्या है, ये सब मिलके जो हैं एक पर्टिकुलर जगह का वेदर हमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को मेज़र करने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत रहती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं मॉनिटर करने में और जो वेदर है उसको प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में जो है कोई एक एलिमेंट डोमिनेट होता है। जैसे कि अगर आप जुलाई में अगर आप बात कर रहे हो तो रेनफॉल के बारे में हम ज़्यादा देख रहे होंगे, है ना। मई दिसंबर में टेम्परेचर के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे होंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा, जब साइक्लोन ऑन मूव होते हैं
तो तब हमें देखना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। वेदर इज क्लोजली लिंक्ड टू क्लाइमेट, है ना, ये हम देखेंगे कि वेदर क्लाइमेट से कैसे क्लोजली लिंक्ड है भाई, हम नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका जो है क्या है, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटी है, ये आपको बताना है। हाइग्रोमीटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, एनियोमीटर किस लिए, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, रेन गॉज, ठीक है। तो ये आप मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप इस सब के जवाब मेरे को देंगे। अब मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इनका कल टेस्ट लूँगी। टुमारो विल बी द टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट में आप ये सारी वीडियोस देख के आएंगे, चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 की वीडियोस आप देख के आएंगे, और कल हम इन दोनों चैप्टर का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप देखेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 3 पे मूव करेंगे, ठीक है। और ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो टेस्ट मैं लूँगी वो आपका लाइव होना चाहिए या फिर मैं रिकॉर्ड करके आपको जो है दे दूँ, बता देना ये भी मेरे को, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस लेक्चर देखने के लिए, और अच्छे से पढ़ते रहें। अगर चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी और अच्छे से आपको जो है क्लैरिटी उस चीज़ पे देने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे।